नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज है 29 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज फटाफट आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट हर प्रतियोगी छात्र को क्या हो, मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, और कहा था कि आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। अधिकतर लोगों ने इसका उत्तर दिया था और आज फिर से हम लोग वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग को देना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा था और उसका सही उत्तर दरअसल क्या होगा। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए परितंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में जो मानव होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए थे। तो परितंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में जो मानव होता है दरअसल क्या होता है, वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, और इकोसिस्टम का जो टॉपिक है, ये इकोसिस्टम दरअसल क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर्वाहारी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। देखते हैं कि हमारा जो पहला जो करंट अफेयर्स है वो कौन सा है। सबसे पहले जो कि आपके लिए क्या एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि वैश्विक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, विश्व यानी कि जो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन कौन कौन से? ए जिनेवा, बी नई दिल्ली, सी न्यूयॉर्क या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको तुरंत बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा में जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, आज इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग दरअसल। तो व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको बोलते हैं WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ ले। इसके अलावा अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो दरअसल 1967 अर्थात 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और जो इसके महानिदेशक हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के, वो कौन है? डैरेन टैंग हैं। और भारत सहित 193 अर्थात 193 देश जो है क्या हैं, इसके सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दरअसल ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, क्या रीजन है इसका? तो चर्चा में रहने का कारण क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, किसने, पॉइंट याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और परंपरागत जो आपके ज्ञान होते हैं उससे संबंधित समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था कौन सी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो ने स्वीकार किया है। यह बात ध्यान रखना। और भारत दरअसल इस समझौते को लेकर के काफी टाइम से क्या था, प्रयासरत था। इससे क्या होगा, जो हमारी बौद्धिक संपदाएं होती हैं उस पर क्या होगा कि हमारा अपना कॉपीराइट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि कॉपीराइट के मामले में जो है हम पीछे रह जाते थे। आपको बता दूं कि 19 समथिंग में जो क्या हुआ था कि जो हल्दी होती है वो बहुत एंटीबायोटिक होती है और इस पर जो है आई थिंक अमेरिका ने शायद जो है क्या कहते हैं, इस पर जो है अपना कॉपीराइट ले लिया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी जो बौद्धिक संपदाएं होती हैं हम उन पर जो है कानूनी रूप से बाध्य नहीं हो पा रहे थे। बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अब चीजें ठीक हो गई हैं। अर्थात जो है इस पर क्या होगा, इसका फायदा कि भारत को जो है क्या होगा, इसका फायदा कि जो भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, जो भारतीय संस्कृति का जो आयुर्वेद का ज्ञान है और जो बाकी ज्ञान है, इस पर जो है क्या होगा, कानूनी रूप से जो है इस पर मान्यता भारत को मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज है और मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि कल कॉपीराइट वाले पर भी मैंने आपको एक प्रश्न भी बताया हुआ था, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कॉपीराइट क्या होता है और इसके क्या क्या नियम एंड कानून होते हैं, उसका क्या फायदा होता है। ठीक है, कॉपीराइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि संगीत पर, साहित्य पर, ठीक है, इन सभी चीजों पर जो है कॉपीराइट आजकल दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल चर्चा में है ये। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इस महोत्सव में किस अभिनेत्री को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के लिए, दरअसल ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो आपके ऑप्शन है कौन से? ऑप्शन नंबर ए करिश्मा कपूर को दिया गया है पुरस्कार, या फिर ऑप्शन नंबर बी
ऐश्वर्या राय को दिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पायल कपाड़िया को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पायल कपाड़िया को अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या हुआ है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो फ्रांस के कॉन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, वहां पर पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म का नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ ले। तो फिल्म कौन सी है उनकी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी फिल्म है, और इसी फिल्म के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इसी फिल्म के लिए उन्हें मिला है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, इसके अलावा वो यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता अभिनेत्री बन गई हैं। ये अपने आप में जो है एक बड़ी न्यूज है, और भारत के लिए जो है क्या है, एक उपलब्धि है। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, अर्थात ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि पुरस्कार कौन सा मिला है, या फिर जो है किस फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय वैश्विक स्तर पर काफी उथल पुथल चल रहा है। कई देशों में जो है क्या कहते हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अभी हुई भी थी, आप लोगों ने यूक्रेन को देखा, रशिया वगैरह को देखा, इजराइल को देखा। तो इसके पहले कुछ टाइम पहले उत्तर कोरिया चर्चा में था। तो अभी क्या हो रहा है, बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि कहीं पर दोबारा से जो है क्या हो, विश्व युद्ध न छिड़ जाए। ऐसी स्थिति में कई देशों का यह प्रयास है, ठीक है, कि जो है ये स्थिति ना होने पाए, और यूक्रेन इसके लिए काफी प्रयासरत है, और ये स्थिति ना बने, वैश्विक स्तर पर जो क्या हो, शांति की स्थापना हो। और इसी शांति की स्थापना के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है कि सभी देश जो है एक जगह पर बैठें, आपस में वार्तालाप करें और एक सोल्यूशन निकालें कि इस तरीके से चीजें नहीं होने पाए। तो ये शांति सम्मेलन दरअसल कहां पर भी आयोजित होगा अगले महीने, अर्थात जून में। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फिजी, और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी स्विट्जरलैंड में जो है दरअसल क्या होगा, शांति सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए के उद्देश्य से अगले महीने अर्थात जून में स्विट्जरलैंड में वैश्विक शांति सम्मेलन का आयोजन होगा। और इस सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कीव कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि इस चीज के पीछे जो है भारत अपने आप में जो है चीजों को लीड कर सकता है, लीड करता भी है। अभी हाल ही में जो युद्ध हुए हैं वहां पर भारत की बहुत अहम भूमिका थी शांति को स्थापित करने में, देशों को समझाने में। और भारत की तरफ से एक हमेशा एक स्लोगन होता है, अर्थात जो वेद में एक ऋचा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, इस संकल्पना के साथ हम चलते हैं। हम कौन सी संकल्पना के साथ चलते हैं? हम वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना के साथ चलते हैं कि अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। और इसी जो है मानसिकता जो हमारे भारत की है, अर्थात जो भारत की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, इन्हीं परंपराओं के आधार पर अगर कोई देश चलेगा तो निश्चित तौर पर जो ये सामयिक दृष्टिकोण से जो देश आपस में लड़ते रहते हैं, जो युद्ध छिड़ता रहता है, चाहे चाइना की विस्तारवादी नीति हो, चाहे अलग अलग देशों की अलग अलग नीतियां हो, उन पर विराम लग सकता है अगर कोई भारत की रणनीति पर काम करे। ठीक है, खैर, तो इसी के लिए जो है शांति सम्मेलन जो है बुलाया जा रहा है। देखते हैं कि जून में क्या कुछ इस पे निकल के सामने आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी का उत्सर्जन जो हो रहा है उसका अध्ययन करने के लिए एक जलवायु उपग्रह को लॉन्च किया गया है? आपको पता होगा कि इस समय हीट वेव अपने आप में जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और न सिर्फ भारत में हीट वेव का प्रकोप चल रहा है बल्कि अलग अलग देशों में भी हीट वेव का प्रकोप हो रहा है और तापमान जो है बहुत बढ़ रहा है। इसी चीज को नापने के लिए जलवायु उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसरो के द्वारा, या नासा के द्वारा, या जाक्सा के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नासा के द्वारा भी हाल ही में जलवायु उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी का जो तापमान है, अर्थात जो तापमान है, जो गर्मी का रेशियो है, उसको नापा जा सके। ठीक है, तो पॉइंट्स आपका वही यहां पर क्या है मेंशन है कि हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए एक जलवायु उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई यानी कि 28 मई 2024 को संपन्न प्रगति 2024 कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या इसका उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत को 2047 तक विकसित कराना, क्या यह उद्देश्य है? या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका भारतीय कृषि में नवाचार, क्या यह उद्देश्य है? या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है देश में बन रहे हाईवे का निरीक्षण करना है? या फिर ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना है? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ठीक है, यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पूछ लेगा कि कौन आयोजित कर रहा है, तो यही कर रहा है। इसके अलावा केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको CCRAAS बोलते हैं, 28 मई 2024, डेट याद रखिएगा, 28 मई 2024 को कहां पर, नई दिल्ली स्थित कहां पर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में औषध अनुसंधान प्रगति 2024 कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहां पर, दिल्ली में। कब? 28 मई 2024 को। कहां पर? दिल्ली में, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है वहां पर। इसके अलावा केंद्रीय आयुर्वैदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है वो क्या है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो पूछ सकता है पॉइंट, कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछेगा जब कभी, तो वहां पर इस प्रकार से 2-4 पॉइंट्स आप में कूट में आपको डाल देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान किया गया है? किस एजेंसी के द्वारा अर्थात किस संस्था के द्वारा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडियन ऑयल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ONGC, या फिर ऑप्शन नंबर सी इसरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी टाटा समूह के द्वारा। किसके द्वारा हाइड्रोजन बस को प्रदान किया गया है भारतीय सेना को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंडियन ऑयल के द्वारा। ओके, व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस को प्रदान किया गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो बसेस होती हैं या जो भी वाहन होते हैं उनसे कार्बन एक्सक्रीशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, और ये अपने आप में जो है पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, हितकारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 अर्थात 30 जून 1959 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग इंडियन ऑयल के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दरअसल कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। यह पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत सरकार के द्वारा इंडियन ऑयल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको बता दूं कि आपके जीएस वाले पेपर में दरअसल प्री में महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, हाल फिलहाल में महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न महारत्न कंपनी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका टास्क है कि महारत्न कंपनियों को आज एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। 23 मई, 24 मई, 25 मई या फिर 26 मई, बताइए फटाफट आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 25 मई को जो है क्या होता है, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और थायराइड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, आपको पता होगा गले में। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो वर्ष 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की वार्षिक बैठक में प्रस्तावित किया गया था इसको कि भैया कब इसे मनाया जाएगा। दूसरा, 25 मई की तारीख जो है क्या है, क्यों ये फेमस है 25 तारीख? तो क्या हुआ था कि 25 मई की तारीख यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन की स्थापना को इंगित करता है। इसीलिए 25 को जो है इसको मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि हाल ही में किस चैनल के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एआई तो अक्सर चर्चा में रहता है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। तो हाल ही में किस चैनल के द्वारा एआई एंकर्स को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए डीडी किसान के द्वारा, या फिर जीडीबी के द्वारा, या फिर एआईआर न्यूज के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर होगा
आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात डीडी किसान के द्वारा भी हाल ही में एआई एंकर्स को लॉन्च करने की बात कही गई है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में दूरदर्शन किसान अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीडी किसान ने एआई कृष, एक नाम ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, एआई कृष और एआई भूमि नाम से 2 एआई एंकर्स को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में नाम पूछ ले कि भी हाल ही में डीडी किसान के द्वारा जो एआई एंकर्स लॉन्च किए गए हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो एंकर्स होंगे दरअसल क्या होंगे, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे न्यूज पढ़ सकते हैं अपने आप में। ये बड़ी एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एआई एंकर्स होंगे वो 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाएं बोल सकेंगे। इसके अलावा डीडी किसान की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में जो है बहुत ही प्रगति की राह पर अग्रसर है और एआई से आप लोगों को पता होगा कि अगर फायदा है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। एआई पर आर्टिकल्स हमने एक कराया था, अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो वीडियो सेक्शन में जाकर के एआई पर आर्टिकल्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हालांकि इसके नुकसान बहुत सारे होंगे, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि डीडी किसान के द्वारा 2 एआई एंकर्स लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को देना है। आज का प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1965 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1964 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1967 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955। इसका सही उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे, ये मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर जिसका अभ्यास आपको डेली करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करते होंगे अगर आपका टारगेट यूपी पीसीएस, यूपीएससी या अन्य कोई राज्य सेवा परीक्षा होगी। देखिए मुख्य परीक्षा जो है अपने आप में बहुत मुख्य होती है, उसका नाम ही मुख्य परीक्षा है, तो इसलिए जब तक आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक चीजें सामने नहीं आएंगी। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं हम लोग तो दरअसल क्या होगा कि ये जो प्रश्न होगा आपका, ये प्रश्न आपके जो है जीएस थर्ड जो आपका पेपर है यूपीएससी का और पीसीएस का, जीएस थर्ड में जो आपका साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, ठीक है, उस वाले पोर्शन में ये टॉपिक आपका जाएगा। प्रश्न क्या बन रहा है कि बौद्धिक संपदा संगठन क्या है, भारत में आनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा हेतु क्या उपाय हैं, इस पर आपको चर्चा करनी, ये आपको बताना है। बहुत ही क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। नहीं आता होगा तो इंटरनेट पर सर्च करिएगा और चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।